हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस सीरीज़। आज हम शुरू करने जा रहे हैं माइकोलॉजी की सीरीज़। तो इसमें बेसिकली हम फंजाई के बारे में इन डेप्थ इन डिटेल पढ़ेंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी होगा। सो व्हेन आई एम सेइंग माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। दो शब्द कौन से? इसमें माइकिस प्लस लोगोस से मिलके ये बना हुआ है। माइकीज का मतलब होता है मशरूम और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। सो बेसिकली स्टडी ऑफ मशरूम को ही माइकोलॉजी कहा जाता है। तो क्या सिर्फ हम माइकोलॉजी में मशरूम ही पढ़ते हैं? नहीं, हम इसमें बहुत अलग अलग तरह की फंजाई पढ़ते हैं। सो आज हम जानेंगे उन्हीं डिफरेंट तरह की फंजाई के बारे में और समझेंगे कि क्यों इस सब्जेक्ट को पढ़ने की इम्पोर्टेंस है, फंजाई की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एग्जैक्टली फंगस होती क्या है। अगर मैं क्लासिक डेफिनेशन की बात करूँ तो दे आर यूकैरियोटिक स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म without chlorophyll. They cannot photosynthesize. Instead, they absorb nutrition from the environment, reproduce both sexually and asexually, and build branches thread-like structure called hyphae, all enclosed within a cell wall. तो बेसिकली इसके की जो हैं हमारे पास की वर्ड्स जो हमें इस डेफिनेशन से जानने को मिल रहे हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आगे जब हम लेटर ऑन वीडियोस में देखेंगे तो हम देखेंगे कि फंजाई की क्लासिफिकेशन जब हम देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग रखा गया है। इसके अलावा इनके पास क्लोरोफिल नहीं होती है, ये एक्लोरोफिलस होते हैं। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है। जो सेल वॉल होती है वो इसमें काइटिन की बनी होती है इन ट्रू फंजाई। और कुछ फंजाई जिन्हें जो ट्रू फंजाई नहीं होते हैं, जो कि यूकैरिया के अंदर आते हैं, उनमें सेलुलोज की भी हो सकती है। इसमें एब्जॉर्प्टिव टाइप का न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है। इसी डिफरेंट तरह के न्यूट्रिशन की वजह से इनको एक अलग किंगडम में रखा गया। ये भी हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि फंजाई की बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है। इसके अलावा इसमें हाइफे प्रेजेंट होते हैं। हाइफे जो कि फंजाई की बॉडी होती है उसे हाइफे कहा जाता है। इन्हीं हाइफे के नेटवर्क को फर्दर हम माइसीलियम कह देते हैं। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम डिफरेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ बताया गया है कि स्लाइम मोड्स को सबसे पहले माइकोलॉजिस्ट स्टडी करते थे इसके अंदर ही, फंजाई के अंदर ही, बट दे आर डिफरेंट। तो अब हम पढ़ेंगे कि उनके लिए एक नया किंगडम बनाया गया है और किस तरह उन्हें डिफरेंशिएट किया गया है। और इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे पहले लोगों को लगता था कि वेल भी एक फिश ही है, तो उसी तरह लगता था स्लाइम मोड भी फंजाई ही है, बट दैट्स नॉट द ट्रुथ। इसके बाद हम देखते हैं कि 1.5 मिलियन स्पीशीज जो हैं वो फंजाई की हैं, बट उसमें से डिस्कवर कितनी हुई हैं? सिर्फ 69,000 ही डिस्कवर हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि लेस देन 5% किंगडम जो है उसको डॉक्यूमेंट किया गया है। सो यू कैन इमेजिन कि इतना ज़्यादा इसमें अभी जानने के लिए हमारे पास है जो हमें नहीं पता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं कि बहुत पुराने टाइम से फंजाई का लोगों को किस तरह से आइडिया था। तो सबसे पहला आइडिया तो था लोगों को ड्यू टू फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की प्रोसेस बहुत पहले से होती आई है, तो लोगों को पता था कि समथिंग इज़ देयर जिसकी वजह से होती है। तो ईस्ट इसमें इन्वॉल्व होता था, जिससे ब्रेड बनते थे, जूस को वाइन में कन्वर्ट किया जाता था। तो लोग इसको भगवान के साथ भी जोड़ के देखते थे, मतलब उनके डिफरेंट फेथ थे इसके साथ। जैसे ओसाइरिस, इजिप्शियन का मानना था कि ओसाइरिस एक गॉड है जो ये करवाते हैं। ग्रीक्स और रोमन का मानना था कि डायनसिस और बैकस जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा थंडरबोल्ट मिथ्स भी कुछ थे। रोमन्स का मानना था कि मशरूम और ट्रफल्स जो थे वो हर्ल्ड होते हैं अर्थ को, मतलब वो अर्थ पे कैसे बनते हैं, जुपिटर से एक लाइट आती है जिससे कि वो बनते हैं। और मैक्सिको में और ग्वाटेमाला में अमेंशिया मस्कैरिया जो है उसको अभी भी लिंक किया जाता है थंडर के साथ, और सैक्रेड रिचुअल्स में उसे यूज़ करते हैं।
एमेनिटा को, सॉरी। एमेनिटा बेसिकली एक पॉइजनस मशरूम है। इसके अलावा और भी बहुत जगह पे लाइक इसको लिंक किया जाता था और चीज़ों के साथ। हमारे पास है बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट फंजाई, दैट इज़ फंजाई सिर्फ वही नहीं है जो डिजीज़ कॉज करता है। मैं बेसिकली इस कोर्स को शुरू करने से पहले ये मिथ बस्ट करना चाहती हूँ कि हम पैथोलॉजी पढ़ते हैं, हम फंजाई देखते हैं, वी जस्ट थिंक कि फंजाई इज़ ओनली रिलेटेड टू दिस डिजीज़, बट नो, इसके अलावा भी फंजाई की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो देयर इज सम बायोल्यूमिनेसेंस फंजाई कि रात के अंधेरे में वो जगमगाती है, जैसे जुगनू होते हैं ना, वो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, वैसे इनमें भी शो होती है। तो कुछ फंजाई है जो कि डिकेइंग वुड के ऊपर ग्रो होती है और ये ग्रीनिश लाइट जो है, जिसे फॉक्स फायर कहा जाता है, वो शो करती हैं। ट्रैवलर्स जो थे वो इसको यूज़ करते थे फॉरेस्ट के पाथ को मार्क करने के लिए। और ये बेसिकली ग्लो क्यों करती है? ल्यूसीफेरिन जो है एक कंपाउंड होता है जो कि रिएक्ट करता है एंजाइम ल्यूसीफेरेज के साथ, जिसकी वजह से कोल्ड लाइट जो है रिलीज होती है। सो ल्यूसीफेरिन इज इम्पॉर्टेंट हेयर विच इज इन्वॉल्व इन लाइक बायोल्यूमिनेसेंस। अलावा हमें देखने को मिलती है फंजाई एज अ मेडिसिन। फंजाई सिर्फ डिजीज कॉज ही नहीं करती, ये डिजीज क्योर करने का काम भी कर सकती है। कैसे? तो पेनिसिलिन जो कि सबसे पहली एंटीबायोटिक थी, ये किससे डिराइव करी थी? ये पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से डिराइव करी गई थी। ये बेसिकली बैक्टीरिया को स्टॉप करती है उसकी सेल वॉल बिल्ड करने में। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम इसने बहुत सारी लाइफ को सेव करने का काम किया था। इसके अलावा हमारे पास आता है सिफेलोस्पोरिन। तो सिफेलोस्पोरिन जो है, इसका भी मैकेनिज्म पेनिसिलिन की तरह ही है और ये सिफेलोस्पोरियम से हम डिराइव करते हैं। इसके अलावा आती है साइक्लोस्पोरिन। ये टॉलिपोडेडियम इन्फ्लेटम से होती है। ये बेसिकली इम्यूनोसप्रेसेंट का काम करती है। कुछ लोगों में जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो बॉडी उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे एज अ फॉरेन सब्सटेंस, कि उसके अंदर कुछ फॉरेन सब्सटेंस आया है तो बॉडी रिएक्ट ना करने लग जाए, तो इसलिए हमें जो पेशेंट होते हैं उन्हें इम्यूनोसप्रेसेंट देने पड़ते हैं। तो साइक्लोस्पोरिन उस टाइम पे हम देते हैं, जो कि एक फंजाई है। इसके बाद टेक्सोल है जो कि नई डिस्कवर्ड वो है, अभी इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रही है। तो ये कैंसर के लिए एक पोटेंट ड्रग का जो है वो सोर्स हो सकती है, तो इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। इसके अलावा फंजाई एज केमिकल फैक्ट्रीज, बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स का सोर्स भी हमारे पास क्या है? फंजाई है। सो ये जो भी टेबल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इसमें एडजस्टिरोल है जो कि प्रिकर्सर होता है विटामिन डी के लिए, और कॉर्टिसिन रिलेटेड कंपाउंड्स हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बनाने के काम आते हैं। माइलेजेस हैं जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करती हैं। रेन है, चीज़ मेकिंग में काम आते हैं। सेलुलेस है, पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। सिट्रिक एसिड है, सॉफ्ट ड्रिंक फूड इंडस्ट्री में काम आता है। जिब्रेलिन्स है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के जैसे काम आते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा फंगल बायोटेक्नोलॉजी भी एक बहुत ग्रोइंग फील्ड है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसका यूज़ हो रहा है फंजाई में भी उसका काफ़ी यूज़ हो रहा है, और इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा फंजाई एज साइंटिफिक टूल्स, फंजाई लेबोरेटरी ऑर्गेनिज्म भी एक आइडियल और लेबोरेटरी ऑर्गेनिज्म के जैसे भी देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी फास्ट ग्रोथ होती है, शॉर्ट जर्मिनेशन टाइम होता है, स्मॉल जीनोम जो होता है यूकेरियोट्स में स्मॉल जीनोम इसके अंदर होता है, तो उसके साथ काम करना काफ़ी इजी हो जाता है। ऑफन हेप्लॉइड होती है तो इसका जेनेटिक सिंपलर होता है। इसके स्पोर जो है उन्हें इजीली आइसोलेट किया जा सकता है जेनेटिक क्रॉसेस बनाने के लिए। अब इसमें जो न्यूरोस्पोरा क्रासा है, न्यूरोस्पोरा क्रासा अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ा है तो आपने सुना ही होगा, जिसे वंडर ड्रग भी कहा जाता है। हेल्प्ड बीडल एंड टॉटम एस्टेब्लिश वन जीन एंड वन एंजाइम हाइपोथेसिस, द फाउंडेशन ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। तो उसमें न्यूरोस्पोरा क्रासा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है।
इसके अलावा सैक्रोमाइसिस सर्वीसी है, जो कि कॉमन बेकर यीस्ट के नाम से जाना जाता है, और इसे यूकैरियोटिक इकोलाई भी कहा जाता है रिसर्च का। इकोलाई ऐसे प्रोकैरियोट है जो कि इस रिसर्च में बहुत यूज़ होता है, बट यूकैरियोटिक इकोलाई की अगर बात करें तो सैक्रोमाइसिस सर्वीसी को हम कहते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक स्टडीज़ को बहुत ईज़ी बना देता है, और डेडली टॉक्सिन्स ये रिलीज़ करते हैं जिनको हम एज अ रिसर्च टूल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एमेनिटा फेलॉइड्स। एमेनिटा फेलॉइड जो होता है एक पॉइजनस मशरूम होता है, ये फेलॉडिन को रिलीज़ करता है, जिसे हम एक्टिन फिलामेंट विजुलाइज एक्टिन फिलामेंट इन सेल, ये हम उससे विजुलाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा अल्फा अमेनिटिन ब्लॉक आरएनए पॉलीमरेज 2, जिसे जीन ट्रांसक्रिप्शन स्टडी करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। देन इसके बाद नेचर्स रिसाइक्लर, डीकम्पोजिशन में फंजाई का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है सॉरी। तो बेसिकली फंजाई जो है प्राइमरी डीकम्पोजर्स होते हैं सेलुलोज और लिग्निन के, जो कि टफेस्ट सब्सटेंस होते हैं, कंपोनेंट होते हैं वुड के, जिन्हें फंजाई ही डीकम्पोज कर सकती है। दे अनलॉक न्यूट्रिएंट ट्रैप्ड, डेड ऑर्गेनिक मैटर में जो न्यूट्रिएंट ट्रैप होते हैं उसको एब्जॉर्ब्ड फॉर्म में लाने का रोल भी फंजाई करती है। और विदाउट फंजाई फॉरेस्ट वुड लिटरली बी बरीड अंडर डेड ट्रीज एंड लीव्स। लाइक अगर फंजाई ही नहीं होगी तो बिल्कुल भी डीकम्पोजिशन नहीं होगी, और डीकम्पोजिशन नहीं होगी तो जो पत्ते झड़ रहे हैं, जो पेड़ कट रहे हैं, वो वैसे के वैसे रहेंगे। तो वी कैन इमेजिन कि लाइक नए फॉरेस्ट उगेंगे ही नहीं। सो दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो इसमें आर्मिलेरिया गैलिका और आर्मिलेरिया ऑस्टोई आर सिंगल जेनेटिक इंडिविजुअल स्प्रेडिंग अंडरग्राउंड अमंग द लार्जेस्ट ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर डॉक्यूमेंटेड ऑन अर्थ। इसके बाद द डिस्ट्रक्टिव साइड, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। लाइक मैंने बोला कि कोई भी सब्जेक्ट अगर किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ना है तो बुरी चीज़ पढ़ने से पहले हमें अच्छी चीज़ का पता होना ज़रूरी है। तो वी हैव सीन ऑल द पॉजिटिव साइड्स, नाउ लेट्स सी द डिस्ट्रक्टिव साइड ऑल्सो। तो बेसिकली ये काफ़ी सारे माइकोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है, और प्लांट पैथोलॉजी हम पढ़ रहे हैं तो ये तो हमें पता ही है कि डिजीज़ेस कॉज करती है। तो लेट्स सी कि इसके जो बहुत ऐसे खतरनाक वाले किस्से हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले ड्राई रॉट देखते हैं। सर्पुला लेक्रीमेंस हिस्टोरिकली डिवास्टेटेड वुडन वारशिप्स। तो इसने पूरी वुडन जो थी वो एकदम उसमें ड्राई रॉटिंग कॉज कर दी थी, मतलब यूरोपियन बिल्डिंग्स में बहुत मेजर इश्यूज था। इसके अलावा कुछ माइकोटॉक्सिन्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इसमें ओकैरोटॉक्सिन आते हैं जो कि बेसिकली सीरियल ग्रेन्स में पाए जाते हैं। कुछ सीरियल ग्रेन जो कि फंजाई से अफेक्टेड होते हैं उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, और ये किडनी डैमेज कर सकते हैं। एफ्लाटॉक्सिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम। एस्परजिलस में बेसिकली ये वाला टॉक्सिन मिलता है, और इससे लीवर कैंसर जैसी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा फिमोनिसिन्स जो कि फिजेरियम जो कॉर्न जो कि फिजेरियम से अफेक्टेड है उसमें देखने को मिलता है, और इससे ईसोफेजियल कैंसर हो सकता है। इसके अलावा एरगट एक बहुत ही एरगट ऑन राय जो है, ergot purpurea grow on rye and produces टॉक्सिन कॉल्ड एल्केलॉइड्स। और इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ होती है, जैसे कि पहले के टाइम में क्या माना जाता था कि ये श्राप की वजह से हुई है, पर वो कोई श्राप की वजह से नहीं, वो फंजाई की वजह से होती थी। तो इसे बेसिकली क्या कहते थे, सेंट एंटनीज फायर। मतलब सेंट एंटनी उनके कोई डिवोटी थे, मतलब उनके कोई ऐसे बिलीव करते थे जिसमें गॉड वैसे थे, तो सोचते थे कि उनकी वजह से ये हो रही है। तो इससे बर्निंग लिम्स, गैंग्रीन, कॉन्वल्शंस हो जाते थे। और सम हिस्टोरियंस लिंक द हेल्यूसिनेशंस टू मेडिकल विचक्राफ्ट, मतलब उन्हें लगता है जो हेल्यूसिनेशंस हो रही हैं मतलब काला जादू किसने कर दिया है। तो ये किसकी वजह से होती थी, एरगट की वजह से, एरगट ऑफ राई की वजह से होती थी। टुडे द सेम एल्कोलाइड आर यूज्ड मेडिकली टू इंड्यूस लेबर एंड ट्रीट माइग्रेन। एक टाइम पे जिसे श्राप माना जाता था, आज उसे ही हम मेडिकल साइंस में यूज़ कर रहे हैं। सो
इसके बाद हमारे पास आते हैं फंजाई एज अ फूड। बहुत से एरिया में फंजाई को एज अ फूड भी ट्रीट किया जाता है। लाइक फंजाई एज अ फूड में सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल क्या आता है, मशरूम, कि मशरूम को एज अ फूड खाते हैं, पर इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें हैं। सो लेट्स डीप डाइव इनटू इट। तो सबसे पहले इसमें बटन मशरूम, शिटाके, ऑयस्टर मशरूम, ये इनमें काफ़ी ज़्यादा अमीनो एसिड होता है, काफ़ी सारे वेजिटेबल से। ट्रफल्स hunted with trained pigs, dogs, extremely high values, morals होते हैं। बिग सीजनल फॉरेजिंग एक्टिविटी, मेट स्टाके, पाइन मशरूम जिसे बोला जाता है, जो कि बहुत ही मतलब वैल्यूएबल होते हैं। इसके अलावा ये तो सबको पता है कि मशरूम खाए जाते हैं। और कुछ एमेनिटा स्पीशीज़ हैं, वो स्टमक को अपसेट कर सकती है। मतलब वो बेसिकली पॉइजनस मशरूम होते हैं, तो उनको खाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता। इसके अलावा कुछ लेसर नोन एडिबल्स हैं, जैसे गोल्फ बॉल्स ऑन बीच ट्रीज़। ये साइटेरिया साउथ अमेरिका में खाए जाते हैं। ये साइटेरिया के नाम से जाने जाते हैं और साउथ अमेरिका में खाए जाते हैं। कॉर्न स्मट, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जो कि एक मैक्सिकन डेलिकेसी है और ये यूएस में भी, यूएस के गोurmet रेस्टोरेंट में सर्व की जाती है। तो ये ह्यूटिलैको मतलब कॉर्न स्मट पे क्वेश्चन आता है कि ये वहाँ की मैक्सिकन डेलिकेसी है। इसके अलावा कुछ फर्मेंटेड फूड्स हैं, जैसे रॉकफोर्ट चीज़ पे क्वेश्चन आता है। इसे ब्लू वेन्स भी कहा जाता है और ये पेनिसिलियम रॉकफोर्टी प्रोड्यूस करता है। देन ब्राइडेंट या फिर कैम्बर्ट, इसे भी पेनिसिलियम कैम्बर्टाई प्रोड्यूस करता है। मिसो टेम्फे सुफू, ये बेसिकली राइजोपस और म्यूकर प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा माइकोप्रोटीन हैं, जो कि फ्यूजेरियम वेनिटेटम प्रोड्यूस करता है। बेकिंग और ब्रूइंग में भी फंगस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सैक्रोमाइसिस सर्विसी प्रोड्यूस करता है CO2, जिसकी वजह से जो डो होता है वो रेज हो जाता है और बेकिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है। इसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी, डिस्ट्रॉयर एंड LA, तो इसमें बेसिकली हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डिजीज़ आती है। डिजीज़ के लिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ शॉर्ट सीरीज़ की हर एक शॉर्ट्स में हम एक डिजीज़ के ऊपर बात किया करेंगे। तो डच एल्म डिजीज़, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म था ऑफियोस्टोमा स्पीशीज़, वाइप्ड आउट अमेरिकन एल्म्स अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका। चेस्टनट ब्लाइट है, क्राइफोनेक्ट्रिया पैरासिटिका, जिसने अमेरिकन चेस्टनट को ही एलिमिनेट कर दिया था। डॉगवुड एंथ्रेक्नोज, दिसे डिस्कुला डिस्ट्रक्टिवा, हिट्स फ्लावरिंग डॉगवुड्स, इम्पैक्ट्स वाइल्ड लाइफ नर्सरीज। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा माइकोहर्बिसाइड्स, फंजाई को हम वीड कंट्रोल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। Colletotrichum gliosporioides is sold commercially as Collego to control northern joinwet, specifically in rice field, a far more targeted approach than broad spectrum chemical herbicides. इसके अलावा कुछ माइकोराइजा और एंडोफाइट्स भी होते हैं। माइकोराइजा बेसिकली क्या है, कुछ फंगल एसोसिएशन है विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ताकि मतलब वो क्या करेंगी, उनको रहने के लिए स्पेस मिल जा रहा है फंजाई को, और प्लांट को उसके बदले में लाइक वो उसका नेटवर्क बढ़ा रही है ताकि वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अच्छे से कर पाए। तो फंगस बेसिकली रिसीव करता है शुगर फ्रॉम द प्लांट, और plant gain dramatically better water and phosphorus uptake. Pine trees are obligately dependent on this partnership, used in forest nurseries and land reclamation after mining. इसके अलावा एंडोफाइट्स हैं। एंडोफाइट्स बेसिकली क्या होते हैं, जो कि ऐसी फंजाई है जो कि प्लांट टिश्यू के अंदर रह रही है विदाउट कॉजिंग एनी डिजीज, ऑफन प्रोटेक्टिंग द होस्ट, मतलब वो इंसेक्ट से, ग्रेजर से, उन सब से होस्ट को प्रिवेंट कर रही है, बट होस्ट को कोई डैमेज नहीं कर रही है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, बड टॉल, फेस्कस एंड राईग्रास एंडोफाइट प्रोड्यूस टॉक्सिन एल्कलॉइड्स, जो कि एर्गट से रिलेटेड है। तो इससे क्या होता है, ये फेस्कस फुट लाइफ स्टॉक में कॉज कर देता है, पुअर वेट गेन, लोअर फर्टिलिटी, हीट स्ट्रेस। तो इसमें बेसिकली क्या है, टर्फ ग्रास जो है इसको इसी ही मतलब एंडोफाइट के साथ जो है सेल किया जाता है। तो ये लॉन के लिए तो बहुत अच्छा है, बट जो ग्रेजिंग एनिमल है उसके लिए अच्छा नहीं है, उनमें डिजीज़ कॉज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं प्लांट के अंदर रह रहा है पर उससे कोई हार्म नहीं कर रहा।
राइट? सो दिस इज़ इसके बाद हाँ, मेडिकल माइकोलॉजी हम कैसे भूल रहे हैं। मेडिकल माइकोलॉजी में क्रिप्टोकोक्यूस डिज़ीज़ है जिसे क्रिप्टोकोकस स्पीशीज़ जो है कॉज़ करती है, जो कि एड्स के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्गली लिंक्ड है। इसके बाद कैंडिडाइसिस है, मतलब जो कि दाद खाज हो जाते हैं ना, उसे बोलते हैं। कैंडिडा एल्बिकेंस कॉज़ करते हैं और ये बेसिकली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलती है। न्यूमोसिस्टिक निमोनिया, तो ये न्यूमोसिस्टिक वैसी कॉज़ करता है। ये बेसिकली एक मतलब इसको पहले प्रोटोज़ोआ में क्लासिफ़ाई किया था, फिर इसकी दोबारा रीक्लासिफ़िकेशन हुई है। फंजाई वैसे ह्यूमन्स के केस में बहुत एग्रेसिव पेशेंट नहीं होते हैं, बट कुछ लोगों को पहले से अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा एवरीडे रेलेवेंस में कुछ जो फंजाई हैं वो एलर्जीज़ कॉज़ कर सकते